वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आप लोगों ने थंबनेल में टाइटल ज़रूर पढ़ लिया होगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में आपका एक सब्जेक्ट है एफएम इको नाम का, ठीक है। उसमें आप लोगों को पता होगा, आप लोग इकोनॉमिक सब्जेक्ट से बहुत फैमिलियर होगे, बोलोगे बहुत इजी है, प्लस 2 लेवल पे जो पढ़ा था उससे कुछ रिलेटेड है। रिलेटेड तो खैर नहीं है, थोड़ा हाई ही लेवल का है। पर्सनल इनकम, ये सारी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ये सब नए नए टॉपिक्स जो थे। तो यहाँ पर बात ये उठती है कि ये जो सब्जेक्ट है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये ना आप लोगों की नैया पार लगा सकता है। बेटा एग्जामिशन आ गया ना, अगर इस सब्जेक्ट में एग्जामिशन आ गया ना, तो ग्रुप 2 के मार्क्स बना देगा ऑल ओवर। तो इसीलिए मैं ये वाली वीडियो आपके लिए लेके आया, जिसमें मैंने क्या किया है, अभी देखो इकोनॉमिक्स अभी 2 ही साल पहले आया है, ठीक है। तो अभी कुछ ही अटेम्प्ट हुए हैं और उस कुछ अटेम्प्ट पे मैंने ये चीज़ एनालाइज की थी अपने अटेम्प्ट के टाइम पे भी कि इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो बार बार सेम दे रहा है इसे। अभी आप खुद देखना, आप जब 30 क्वेश्चन में कराऊंगा उसमें से 3-4 क्वेश्चन आपको सेम दिख जाएंगे। तो ऐसे ही क्या कर रहा है, क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को वो रिपीट कर रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को जानना जरूरी है कि कितनी पॉसिबल कैटेगरीज है जिससे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके बाहर वो नहीं जाएगा। ऑल अराउंड मैं बोलूं तो 15 मार्क्स का मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। 12 से 15 मार्क्स आप पकड़ के चलो, या तो 12 मार्क्स या तो 3 मार्क्स एक और क्वेश्चन, तो 15 मार्क्स हर अटेम्प्ट में आ रहा है। मेरे खुद के अटेम्प्ट में आया था, ठीक है। तो इसमें अगर आप ये वीडियो पूरी कंप्लीट देख लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है जो एफिशिएंट बच्चे हैं, जो बच्चे एकदम डेडिकेशन के साथ पूरा वीडियो कंप्लीट देख लेंगे, तो मुझे लगता है 15 आउट ऑफ 15 फैच कर लेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन में। बाई चांस एक आध मार्क्स कटवा भी लिए मार्जिन से, चलो हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लेते हैं, तो मान के चलो भाई 13 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। 13 मार्क्स किसी गिरी से गिरी हालत में, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, तो पीडीएफ आप ओपन करना। सॉल्यूशंस मैंने आपको नहीं दिए, लेकिन सॉल्यूशन मैंने अपने पास यहाँ पर बना लिए, सारे सॉल्व करके रखा हूँ। मैं शॉर्ट फॉर्म में बनाया हूँ, आपको मैं लॉन्ग कट में ही समझाऊंगा। मेरे को ये सब चीज़ें बनती थी तो मैं एकदम शॉर्ट में सबका आंसर निकाल के आईसीए के सजेस्टेड आंसर से टैली कर लिया हूँ, ठीक है। तो आंसर आपको सही मैं प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो में, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना ज़रूर से, ठीक है। क्योंकि मैं ये हैंड रिटन नोट्स आपको समझ में भी नहीं आएंगे, 2-2 लाइन में सोल्यूशन करके रखा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आपको एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे करके आनी है, वैसी एग्जाम वाली सोल्यूशन हम आपको करा देंगे। तो प्लीज़ बस आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो में साथ में नोटिंग करते रहना। क्वेश्चन के पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएंगे। सिर्फ 30 क्वेश्चन है, सिर्फ 30 क्वेश्चन, यानी अराउंड 50 मिनट्स टू 1 आवर की वीडियो है, ठीक है। उससे ज़्यादा की वीडियो नहीं, और उतने में आपको 15 मार्क्स मिल जाएगा। यार सीए के एग्जाम में 15 मार्क्स कितने ज़रूरी है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आप सीए स्टूडेंट्स हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। आपके काम की ऐसी वीडियो ज़रूर मिलते रहेगी आपको। वो लाल वाले बटन को ग्रे कर दो, बस ग्रे कर दो। और वीडियो को लाइक ठोकना, अगर पसंद आएगी तो जरूर, जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, लाइक ठोकना अगर पसंद आएगी तो ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट पर्सनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बोल रहा है पर्सनल इनकम निकाल के दिखाओ फॉलोइंग डेटा से। भैया पर्सनल इनकम क्या होती है? मेरे को ऐसा लगता है आप अगर कहीं से कोचिंग लोगे आपको पता होगा पर्सनल इनकम क्या होती है। प्राइवेट सेक्टर की जो इनकम आती है, प्राइवेट सेक्टर की जो इनकम, उसमें से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूं और रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस कर दूं तो पर्सनल इनकम आ जाती है। तो देखो इस क्वेश्चन में प्राइवेट सेक्टर की इनकम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में देखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर दिया, इसको प्लस कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे। करेंट ट्रांसफर हम प्लस कर देते हैं। आपको पता होगा, ये फॉर्मूला में मान के चल रहा हूँ, आपको आता है, और नहीं आता तो आप इसको नोट कर लेना। और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ये इतनी चीज़ आप प्लस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, प्राइवेट सेक्टर की इनकम आ जाएगी। ये 1 2 3 4 5 आइटम आप प्लस कर दो। तो ये 5 आइटम्स में अगर प्लस कर दूँ तो 700 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 40, तो ये मेरा आ रहा है 795। ये मेरा प्राइवेट सेक्टर की इनकम आ गई। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा उनका रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है, और कॉर्पोरेशन टैक्स जो उन्होंने पे किया होगा। तो 65 और 50 हम कर देंगे यहाँ पर माइनस, दोनों आइटम हम कर देंगे यहाँ माइनस। थोड़ी सी इसमें स्पीड ज़्यादा होगी, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही होगी तो यूट्यूब में स्पीड कम करने का फीचर है, आप कम कर सकते हो। पर मुझे ऐसा लगता है आपको फॉर्मूले वगैरह याद होंगे, तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बताना है मेरे को, और क्वेश्चन सॉल्व करवाना मेरा पर्पस है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखूँगा, प्लीज़ सॉरी ना, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बोल रहा है एनडीपीएफसी निकाल के दिखाओ। तो आपको पता होगा, मेरे को इनकम मेथड जैसा दिख रहा है क्वेश्चन, मेरे को क्वेश्चन इनकम मेथड का दिख रहा है। तो इनकम मेथड में तो वैसे भी एनडीपीएफसी आता है। कैसे? देखो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला होता है इनकम मेथड के अंदर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में मैं ले लेता हूँ वेजेस और सैलरीज 7142 प्लस 8912। ऑपरेटिंग सरप्लस में तीनों आ जाएगा, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट 541 प्लस 1013 प्लस 714, और मिक्स इनकम में को डायरेक्ट दिए। अच्छा इतना इजी क्वेश्चन, सब प्लस कर देना है। मैंने बोला हाँ सब प्लस कर दो, 7142
प्लस 450 प्लस 541 प्लस 8912 प्लस 1013 प्लस 704, तो ये मेरा आ रहा है 18,772। दिस इज़ नथिंग बट माई NDP-FC। तो ये देखो, ये तो इजी क्वेश्चन, शुरू में चिल्ली पिल्ली क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें मैंने RTP, MTP और क्वेश्चन पेपर सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, RTP के भी, MTP के भी, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो ऑफकोर्स 4 हैं, ठीक है, तो वो सारे कवर कर दिए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारे न्यूमेरिकल इसमें है, 100% कवरेज, इसलिए तो बोला मैं 100%। देखो बोल रहा है MPC फाइंड आउट करो, इकोनॉमी में जब टोटल इनकम इंक्रीज हुई है 7,500 से और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई 2,500 से, तो ये तो देखो मेरे को एक बात बताओ, मल्टीप्लायर नाम की आपकी चीज़ सुनिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/1 माइनस MPC, इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है 1/, MPS, इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। मेरे को ना यहाँ पर चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट वाले आइटम्स दिख रहे हैं, यानी कि मेरे को 7,500 अपॉन 2,500, ये देखो चेंज इन इनकम चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। तो क्या मैं मल्टीप्लायर निकाल सकता हूँ 3? बोलो हाँ, मल्टीप्लायर आ गया 3। अब देखो मल्टीप्लायर मेरा 3 है, इसका फॉर्मूला 1/1 माइनस MPC होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दूंगा तो MPC मिल जाएगा। 3 माइनस 3 MPC इज इक्वल टू 1, तो 3 MPC इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो MPC आ जाएगा 2/3 जो कि आ जाएगा मेरा 0.67, तो मेरा MPC मेरे को मिल गया है 0.67। ठीक है, तो ये तो ईजी था, छोटा सा क्वेश्चन। आगे पढ़ो, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और कुछ है। एज्यूम करो दैट द कंजम्पशन फंक्शन इकोनॉमी के अंदर C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.9y है। बोल रहा है कंजम्पशन फंक्शन, आपको पता है कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन होता है C इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस BY। हियर B इज MPC, B क्या है MPC और Y क्या है नेशनल इनकम। तो कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन मेरे को निकाल के दिया है, और क्या बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल देना है। शो दैट इन दिस इकोनॉमी एज इनकम इंक्रीजेज MPC रिमेन कांस्टेंट। बोल रहा है कि एग्जाम्पल देके बताओ कि इनकम बढ़ाओगे तो भी MPC कांस्टेंट आएगी अगर आप ये वाला इक्वेशन यूज़ कर रहे हो। तो देखो एक एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा हमको, बना लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इनकम ले लेता हूँ मैं, सिंपल वाला लूँगा, 100, 200, 300, 400। और कंजम्पशन, तो कंजम्पशन निकालना पड़ेगा कंजम्पशन फंक्शन का यूज़ करके। कितना है 200 प्लस 0.9y है, तो y डालते जाते हैं यहाँ पर, y को एक एक करके पुट करते जाते हैं, तो ये हो जाएगा 290 पहला, तो दूसरा हो जाएगा 200 इंटू 0.9 प्लस 200 380, 300 इंटू 0.9 प्लस 200 470, 400 इंटू 0.9 प्लस 200 560। अब MPC कैसे निकलता है बताओ? MPC का फॉर्मूला होता है, MPC का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो चेंज इन कंजम्पशन निकाल लेता हूँ, चेंज इन इनकम निकाल लेता हूँ। पहला तो डैश डैश आएगा, ये तो 100 100 100 आएगा। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 90 90 90 आएगा, तीनों 90 90 90 आएगा। अब देखो तो MPC कितना आ जाएगा? MPC आ जाएगा 0.9 0.9 0.9। तो देखो तीनों भी केस में MPC आ रहा है कांस्टेंट, तो यही हमको एग्जांपल देके प्रूफ करने बोला था और हमने इसको प्रूफ कर दिया है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। आई वेट फॉर 2 सेकेंड्स, क्योंकि आप वीडियो पॉज करेंगे फिर प्ले करेंगे बाद में। चलो ये हो गया। आगे देखो, बोल रहा है कंप्यूट करो रिजर्व मनी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा पब्लिश बाय RBI। बोल रहा है RBI ने डेटा आपको पब्लिश करके दिया, आपको रिजर्व मनी निकालना है। भैया रिजर्व मनी क्या होता है? M1। बोलो M1 क्या होता है? तो जिन बच्चों का भी नहीं पता होगा, ये छोटा टॉपिक है तो बता ही सकता हूँ। M1, M2, M3 और M4 आपके मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई होते हैं। M1 में आपका करेंसी एंड कॉइन्स विद जनरल पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, तो ये M1 के अंदर आता है। M2 के अंदर क्या आता है? M2 के अंदर आता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस PO लिख दिया मैं, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, M3 के अंदर क्या आता है? M3 के अंदर फिर से M2 नहीं आता, M1 आता है, प्लस आता है नेट टाइम डिपॉजिट, प्लस आता है नेट टाइम डिपॉजिट। और M4 के अंदर क्या आता है? M4 के अंदर आता है M3 प्लस ऑल द डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, ऑल द डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आती है, ये सारी चीज़ें। तो हमको तो M1 निकालने बोला है, तो M1 निकाल लेते हैं। तो देखो करेंसी इन सर्कुलेशन तो ऐड हो जाएगा, बैंकर डिपॉजिट विद RBI ऐड हो जाएगा, और अदर डिपॉजिट विद RBI, RBI के 2 डिपॉजिट है, ये तीनों ही ऐड हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ईजी सा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट करने बोल रहा है वैल्यू एडेड बाय फर्म में ग्रॉस डोमेस्टिक GDP MP और NDP FC कैलकुलेट करने बोल रहा है। वैल्यू एडेड मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड में मेरे को पहले आपको फॉर्मूला याद दिलाना पड़ेगा। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो पहले फॉर्म ए का निकाल लेता हूँ। देखो मैं ब्रैकेट में ए लिख दिया हूँ, पहले फॉर्म ए का, क्योंकि देखो वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू एडेड बाय टर्शियरी सेक्टर, तीनों ऐड करते तो GDP MP आता है। तो ए बी का दिया, तो ए बी दोनों निकालेंगे, उसका वैल्यू एडेड ऐड करेंगे तो GDP MP हमको मिल जाएगा। तो सेल्स बाय फॉर्म में डायरेक्ट दिए, कोई दिक्कत नहीं। चेंज इन स्टॉक फॉर्म में डायरेक्ट दिया है, परचेजेस बाय फॉर्म में डायरेक्ट दिया है, हो गया डायरेक्ट दिया है 1500 200 270। देखो 1500 प्लस 200 माइनस 270, तो ये मेरा आ रहा है 1430। फॉर्म बी का निकाल लेता हूँ। बी का सेल्स देखो, सेल सेल बाय फॉर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट 300, सेल बाय फॉर्म बी टू हाउस होल्ड, अच्छा अलग अलग करके दिया है। क्लोजिंग ओपनिंग दिया है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। और अच्छा देखो यहाँ पर दिया है सेल्स बाय फॉर्म ए टू बी। तो एक बात बताओ, फॉर्म ए ने जो बी को सेल किया, बी के लिए वो परचेजेज है, बी के लिए वो परचेजेज है, तो बी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है 1350 300, देखो ये आ रहा है 1350 प्लस 300 प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्लस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये कितना आ जाएगा? 300 कट जाएगा, 1360 आ रहा है। तो ये दोनों फॉर्म का वैल्यू एडेड आ गया, दोनों फॉर्म का वैल्यू एडेड आ गया। अब वैल्यू एडेड आ गया तो मैं इससे ये निकाल सकता हूँ GDP MP। तो GDP MP आ जाएगा वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी। तो वैल्यू एडेड बाय फॉर्म में कितना था? 1430 था ना, 1430, और वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी है 1360। दोनों को ऐड कर लो, 0 6 7 8 9 4 5 6 7 2 2790 GDP MP आ गया। 2 आंसर मेरे को मिल गए हैं, GDP MP मिल गया है। अब NDP FC निकालना है, तो देखो GDP MP से NDP FC जाना है, NDP FC जाना है। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन, माइनस करना पड़ेगा NIT, इसी से 2790 से माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NIT करना पड़ेगा। कर लेता हूँ, 2790 माइनस डेप्रीसिएशन और NIT ढूंढ लेता हूँ। तो देखो डेप्रीसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से दिया है 720, और इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है 375, 720 और 375, 720 375। तो ये कितना आ जाएगा? 2790 माइनस 720 माइनस 375, तो मेरा 1695 ये मेरा आ रहा है NDP FC। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, नोट दिस डाउन, नोट इट डाउन। ओहो, 6th क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है। एन इकोनॉमी इज कैटेगराइज बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इकोनॉमी में ये सारे इक्वेशन से कैटेगराइज इसको किया गया। कंजम्पशन का दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है, एक्सपोर्ट दिया है, इंपोर्ट दिया है, सब तो इन्फॉर्मेशन है। निकालना क्या है वो देखते हैं। इक्विलिब्रियम इनकम निकालना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर होता है? AD इज इक्वल टू AS में, तो वो निकालना है इनकम। ट्रेड बैलेंस निकालना है, और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर नाम का एक चीज़ है। ओहो, ये वाला क्वेश्चन है, तो ये निकालना है। मज़ेदार क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। तो एक मैं आप लोगों को गेम प्लान यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये देखो यहाँ पर YD दिया हुआ है। YD मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम, YD मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम, और डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू होता है इनकम माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफ़र इनकम। ये कई बच्चों को नहीं पता होगा, कि डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है इनकम माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफ़र इनकम। तो YD देके थोड़ा सा क्वेश्चन को गेम चेंज करने की कोशिश किया है।
तो देखो सबसे पहले मैं कंजम्पशन की एकदम एग्जैक्ट इक्वेशन ले आऊँ, क्योंकि मेरे को उसका यूसेज होगा, है ना। तो कंजम्पशन की एग्जैक्ट इक्वेशन लाने के लिए मैं वाई डी की वैल्यू पहले निकाल लूँ। तो वाई डी की वैल्यू होती है वाई, अच्छा मैं y को ना ऐसे यूज़ करूँगा, क्यों यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरा y और 4 सेम सेम दिखने लगता है और बच्चे कंप्लेन करते हैं। क्लास में ये प्रॉब्लम हुई थी, इस वजह से यहाँ पर वीडियो में ऐसा कुछ ना हो, तो मैं अभी के लिए जो कैपिटल y उसको स्मॉल y यूज़ कर रहा हूँ। तो इनकम माइनस टैक्स, टैक्स कितना है 50 है, तो टैक्स को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 50, टैक्स को मैंने ले लिया है 50। और ट्रांसफ़र पेमेंट तो क्वेश्चन में नहीं है, ट्रांसफ़र इनकम तो पेमेंट में नहीं है, तो इसको मैं ले लेता हूँ 0 + 0। तो वाई डी की वैल्यू मेरी आ रही है y - 50। अब इसको मैं कंजम्पशन के इक्वेशन में डाल देता हूँ। कंजम्पशन का इक्वेशन आया 100 + 0.9, 100 + 0.9 वाई डी है, तो मैं ले लेता हूँ इसको c = 100 + 0.9 0.9 वाई डी में डाल देता हूँ y - 50, वाई डी की वैल्यू में डाल देता हूँ y - 50। तो ये मेरा आ जाएगा 100 + 0.9 y - 0.9 × 50 कर लेते हैं, तो 45 c की वैल्यू। तो c आ जाएगा मेरा 55 + 0.9 y, ये मेरी c की वैल्यू आ गई। तो फाइनली मेरे को मेरा कंजम्पशन इक्वेशन निकल गया। अब मैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल सकता हूँ। ये कैसे आएगा देखो, देखो अब हमको पता है इक्विलिब्रियम पॉइंट में हमारा जो AD रहता है वो AS के इक्वल होता है। AS क्या होता है भैया, AS तो Y होता है, AD क्या होता है, AD में आता है कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड प्लस इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये मेरे AD के कंपोनेंट्स हैं। और AS क्या होता है, AS मेरा Y होता है, AS मेरा Y होता है, नहीं नेशनल इनकम होता है। तो अब देखो मैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालने की कोशिश करूँगा, तो y = आ जाएगा कंजम्पशन की इक्वेशन यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 55 + 0.9 y प्लस कंजम्पशन के बाद i, देखो i दिया है क्वेश्चन में 100, i दिया है क्वेश्चन में 100, गवर्नमेंट दिया है 120, i दिया है 100, गवर्नमेंट दिया है 120, ठीक है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया है 200 माइनस, अच्छा इंपोर्ट भी 100 + 0.15 y में दिया है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में ले लेता हूँ 200 माइनस 100 + 0.15 y, ठीक है। ये मैंने ब्लैक से इसलिए लिख दिया क्योंकि मेरे को आपको दिखाना है कि वो माइनस में है, इंपोर्ट माइनस में, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये मेरे को अब इसको सॉल्व करके नेशनल इनकम निकालनी है। तो अब देखो y = हो जाएगा 55 + 100 + 120, तो ये हो जाएगा मेरा, तो 275 + 0.9 y + 0.9 y। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा +200 - 100 - 0.15 y - 0.15 y। तो इसको भी मैं प्लस कर लेता हूँ, +200 - 100, तो ये मेरा आ रहा है फाइनली 375 प्लस 0.9 - 0.15, तो ये 0.75 y आ रहा है। इतना देख लो, मैंने क्या किया, इसको प्लस किया, फिर इससे माइनस कर दिया और इसको इससे माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं भेज देता हूँ इक्वेशन के इस साइड y के पास, ये हो जाएगा y - 0.75 y = 375। इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व, ये हो जाएगा 0.25 y = 375, तो y = आ जाएगा 375 / 0.25, 375 / 0.25, तो ये मेरा आ रहा है 1500। y की वैल्यू मेरी आ रही है 1500, देख लो। तो नेशनल इनकम आ गया मेरा इक्विलिब्रियम लेवल में 1500। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, थोड़ा लंबा था ये कार्यक्रम, चलो ठीक है। वेरी गुड, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया। अब ट्रेड बैलेंस निकालना है। ट्रेड बैलेंस क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है हमारा ट्रेड बैलेंस। तो एक्सपोर्ट 200 दिया है, इंपोर्ट इक्वेशन फॉर्मेट में दिया है, देखो एक्सपोर्ट 200 दिया है, इंपोर्ट दिया है इक्वेशन फॉर्मेट में 100 + 0.15 y, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट निकालना है। तो ये हो जाएगा 200 - 100 +
0.15 इंटू 1500। 1500 कहाँ से आया भैया, नेशनल इनकम अभी निकली ना 1500, वाई तो वहीं से आया वाई, तो हो जाएगा 200 माइनस 100 माइनस 1500 इंटू 0.15, 225 प्लस 100 माइनस 200, तो ये आ रहा है माइनस 125। ये मेरा आंसर है माइनस 125। माइनस 125 क्या आ गया मेरा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड वही पूछा था ये, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है। इसका आप लोग नोट कर लेना। नोट बेटा पॉज कर करके करते रहना, मैं रोक सकता हूँ 2 सेकंड के लिए। बाकी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर निकालने बोल रहा है। ये तो एक ऐसा क्वेश्चन था तो आईसीआई ने ज़िंदगी में पहली बार दिया, समझ गया होगा मेरी भावनाओं को। तो देखो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए एक पॉइंट यहाँ पर छोटा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, डब्बा। इस बॉक्स में समझाता हूँ कि मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है, 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब हम अपनी एक्स्ट्रा इनकम का कितना कंज्यूम कर लेते हैं, वो होता है एमपीसी का मतलब। तो एमपीसी तो मेरा 0.9 है, ये देखो कंजम्पशन में मैंने निकाल लिया था, एमपीसी तो मेरा 0.9 है। लेकिन वो बोल रहा है, उसमें बोला फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर निकालो, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर मतलब वो फॉरेन से रिलेटेड चर्चा कर रहा है। और यहाँ पर मेरे को ना इम्पोर्ट दिया हुआ है, तो इम्पोर्ट के साथ भी ना मेरे को यहाँ पर देखो कोई वैल्यू लगी हुई है, जैसे उसमें बी वाई में बी यानी एमपीसी लगा रहता है। इसका मतलब होता है प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, इसका मतलब होता है प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, ये इसका मतलब होता है। तो इसका मेरे को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर मल्टीप्लायर निकालने के लिए, इसका मेरे को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा मल्टीप्लायर निकालने के लिए 0.15। तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मल फार्मूले में प्लस कर देना है। क्या प्लस कर देना है, प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0.9 प्लस 0.15, तो ये मेरा आ जाएगा 1/1.15 माइनस 0.9, 1.15 माइनस 0.9 तो 0.25, तो 4 आ रहा है मल्टीप्लायर, इज इक्वल टू 4 आ जाएगा मेरा मल्टीप्लायर। ये देखो ये आंसर है मेरा, इसको आप लोग नोट कर लेना। थोड़ा सा अलग पॉइंट था ये अलग क्वेश्चन था। अगर आपको ये अपनी बुक में या किसी आपके जो भी टीचर्स आप पढ़े हो या सेल्फ स्टडी वाले बच्चे, आपको ये क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसको नोट कर लेना। अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड, ठीक है। चलो ये हो गया होगा। 7th नंबर क्वेश्चन देखो, फॉर एन इकोनॉमी विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। बोल रहा है कंजम्पशन फंक्शन दिया है, फिर से वाईडी लगा दिया है, फिर से थोड़ा सा काम बढ़ा दिया है। इन्वेस्टमेंट दिया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर पेमेंट दिया है, इनकम टैक्स दिया है। बोल रहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर निकाल के दिखाओ। पहले वाईडी ही सॉल्व कर लेते हैं, चलो कहीं दूर देश में करेंगे इस बार सॉल्व। वाईडी इज इक्वल टू वाई माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट। तो ये हो जाएगा वाई माइनस, चलो टैक्स और ट्रांसफ़र पेमेंट उठा के लाते हैं क्वेश्चन से। टैक्स दिया है 0.2y और ट्रांसफ़र पेमेंट 110। $0.2y और ट्रांसफ़र पेमेंट है 110, तो ये हो जाएगा 110 प्लस 0.8y। ये मेरी वाईडी की वैल्यू आ गई। इसको कंजम्पशन फंक्शन में डालते हैं। कंजम्पशन फंक्शन कितना है, ये है 50 प्लस 0.75, 50 प्लस 0.75, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 0.75 वाईडी। तो वाईडी की वैल्यू डाल देता हूँ 50 प्लस 0.75 इंटू 110 प्लस 0.8y, ठीक है। वाईडी की वैल्यू डाल दी और कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा मेरा 50 प्लस 82.5 प्लस 0.8 इंटू 0.75, 0.6y, ठीक है। तो इसको मैं प्लस कर देता हूँ, 82.5 प्लस 50, तो मेरा 1 प्लस 50 132.5 प्लस 0.6y। ये मेरा कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन आ गया, ये मेरा कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इतना काम तो हो गया। अब इक्विलिब्रियम निकालना है, इक्विलिब्रियम निकालना है। तो हमको पता है इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है AD इज इक्वल टू AS, ठीक है। AD मतलब क्या होता है, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M इज इक्वल टू Y, ये होता है। तो देखो C मेरे को मिल गया है,
आई है 100, जी है 200 और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। ओके, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इस क्वेश्चन में नहीं है, तो 100 200 बस प्लस कर लेंगे, उसको ज़ीरो ही मान लेते हैं। प्लस 100 आई प्लस 200 जी इज इक्वल टू वाई। इसको हम लोग कर लेते हैं अब सॉल्व। तो इसमें मैं सीधा सीधा प्लस कर देता हूँ 300, तो ये आ गया 432.5 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.4 वाई। तो वाई इज इक्वल टू आ रहा है 432.5 अपॉन 4। तो वाई इज इक्वल टू आ रहा है, अरे अच्छा 0.4, सॉरी 0.4, तो 432.5 डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये आ रहा है मेरा 1081.25। ये मेरा आ गया नेशनल इनकम एट इक्विलिब्रियम लेवल। देखो यहाँ पर मैं क्या किया था, इसको और इसको प्लस कर लिया था आपस में, तो ये आ गया था, और इसको मैंने यहाँ भेज दिया था माइनस करने के लिए। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लो, नोट कर लो। एक और बोला है मल्टीप्लायर निकालने बोला है, मल्टीप्लायर निकालने के लिए बोला है, तो मल्टीप्लायर का k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। तो देखो MPC कितना है 0.6, MPC 0.6 है कंजम्पशन फंक्शन में। देखो एक मिनट रुकिए, ओके, तो ये है 1/1 माइनस 0.6, तो 1/0.4, और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.4, 2.5 मेरा मल्टीप्लायर आ गया, 2.5 मेरा मल्टीप्लायर। तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में तो हमसे यही पूछा था, वैसे 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। फर्स्ट स्टेटमेंट में मेरे से यही पूछा था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट के दोनों आइटम हमने निकाल लिए हैं, फाइनली निकाल लिए हैं। आगे देखो सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, इफ ऑटोनॉमस टैक्सेस वर्थ 25 करोड़ आर एडेड, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ओहो, काम बढ़ा दिया गया है। बोल रहा है 25 करोड़ रुपए अगर टैक्स में ऐड कर दो, मतलब ये जो इनकम टैक्स है उसमें प्लस 25 कर दो, तब आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा निकालना पड़ेगा। भाई पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा शुरू से, क्योंकि यहाँ पर टैक्स जो हमने 0.2y लिया था, इसको 0.2y प्लस 25 लेना पड़ेगा। कर लेते हैं फिर भी सॉल्व। क्या है, ICI तो करता है ना हमारे साथ गेम। तो YD इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस टैक्स में लेना पड़ेगा मेरे को 0.2y प्लस 25 अब, और प्लस 110, तो इसको मैं कर लेता हूँ सॉल्व। तो हो जाएगा y माइनस 0.2y माइनस 25 प्लस 110, तो ये हो जाएगा मेरा 0.8y प्लस 85, 0.8y प्लस 85। ठीक है, तो ये YD का इक्वेशन है। अब इसको C में फिर से डालना पड़ेगा। यहाँ मैं थोड़ा बॉर्डर लाइन बना दूँ। C मेरा कितना था, 50 प्लस 0.75 YD, 50 प्लस 0.75 YD था, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा 50 प्लस 0.75 YD की वैल्यू डालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो YD की वैल्यू है 0.8y प्लस 85, तो ये आ जाएगा 50 प्लस 0.75 इंटू 0.8, 0.6y प्लस 0.75 इंटू 85, 63.75, तो ये आ जाएगा मेरा 113.75 प्लस 0.6y। ये मेरा C का कंजम्पशन का इक्वेशन आ गया। देखो कंजम्पशन का इक्वेशन मेरा ये आ गया। पूरा गेम पलट दिया, वक्त बदल दी, जज्बात बदल दिए, सब बदल दिया ICI ने। यहाँ पर सिर्फ 25 करोड़ ऐड करके टैक्स में। ठीक है, तो गेम चेंजर ICI के द्वारा। AD इज इक्वल टू AS लगाते हैं फटाफट। C प्लस G प्लस I मेरे को दिया है, C मेरा आ गया है 113.75 प्लस 0.6y प्लस 0.6y प्लस 100 था प्लस 200 था इज इक्वल टू ASY हो जाएगा। इसको हम कर लेते हैं अब जल्दी सॉल्व। तो ये हो जाएगा प्लस 300, तो ये आ रहा है मेरा 413.75 इज इक्वल टू 0.4y। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 413.75 अपॉन 0.4। तो y इज इक्वल टू आ रहा है डिवाइडेड बाय 0.4 कर दो, तो ये आ रहा है 1034.375। ये देखो, इसको लिख लो
ये इसको ना तुम लोग लिख ही लो पॉज करके। ये क्वेश्चन बहुत ज़ोरदार था। ये देखो यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन की पूरी कहानी दिख रही है, अभी तक की 2 पॉइंट तक की पूरी कहानी दिख रही है क्वेश्चन नंबर 7 की आपको यहाँ पर। इफ द इकोनॉमी इज ओपनड अप विथ एक्सपोर्ट, ओ शिट, बोल रहा है ऊपर क्वेश्चन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं था, पर बोल रहा है इकोनॉमी ने अब बोला एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, इकोनॉमी ने अब बोला एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, और बोल रहा है एक्सपोर्ट 25 है, इंपोर्ट 5 + 0.25 आया, तो बोल रहा है कैलकुलेट द न्यू लेवल ऑफ इनकम एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो न्यू लेवल ऑफ इनकम और बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालने के लिए बोल रहा है, एज्यूम करने बोल रहा है देयर इज नो ऑटोनोमस टैक्स। अच्छा, बोल रहा है ये एज्यूम करके निकालना कि सेकंड पॉइंट नहीं था, बोल रहा है सेकंड पॉइंट नहीं था, ये एज्यूम करके नहीं, मतलब फर्स्ट पॉइंट का जो कंटिन्यूएशन है वो थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट का कंटिन्यूएशन मतलब फर्स्ट वाला जो पॉइंट था उस एक्सक्यूज मी, उसमें ऐड ऑन करना है 25 और 5 + 0.25 y। तो फर्स्ट वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर मैं चलना चाहूँ तो ADAS मैंने निकाला था, ये देखो, तो ADAS को सेम टू सेम उठा लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट के जैसे। ये देखो फर्स्ट पॉइंट में AD = AS कितना लिया था मैंने, AD लिया था 102.5 + 0.6 y + 100 + 200, वही कंजम्पशन गवर्नमेंट और इन्वेस्टमेंट। इसमें बोल रहा है प्लस करो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, देख लो प्लस करो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना है 25 और 5 + 0.25 y। 25 माइनस 5, ओहो बार बार भूल जा रहे इसको, 5 + 0.25 y। ये देखो कुछ ऐसा, इसको ना थोड़ा सीधा लिख दो, = y, ठीक है। ये देखो ऐसा बोल रहा है अब क्वेश्चन, ठीक है, मतलब बोला उसमें सिर्फ एक्सपोर्ट इंक्लूड कर दो इकोनॉमी में, इकोनॉमी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इंक्लूड कर दो, लेकिन ये मान के चलना कि ऑटोनॉमस टैक्स जैसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 132.5 + 300, तो ये अभी तक का तो आ रहा है 432.5 + 0.6, अच्छा ये 0.6 को उधर भेज दूंगा, 0.4y हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा +25 - 5 - 0.25y = 0.4y, ठीक है। अब इसको, अभी मैंने ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन किया है ना, तो अब मैं इसमें प्लस कर देता हूँ 25 माइनस कर देता हूँ 5, तो ये आ रहा है 452.5 और इसको मैं उस साइड भेज दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, = 0.4y + 0.25y, तो यार है 0.65y = 452.5, तो y = आ जाएगा 452.5 / 0.65 तो ये आ रहा है मेरा y = 696.15, 696.15 ये आ रहा है मेरा आंसर, देख लो। ये प्लस में था, ये माइनस हो गया, इधर जाके माइनस हो गया, इधर जाके प्लस हो गया, ठीक है। 432, ठीक है 452.5 / 0.65, 696, यस, ये आपका आंसर आ रहा है थर्ड वाले पॉइंट का, जिसमें बोला था ओपन अप इंपोर्ट कैलकुलेट। अच्छा बैलेंस ऑफ ट्रेड भी निकालने बोला, बैलेंस ऑफ ट्रेड यही निकाल देता हूँ, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, तो 25 - 5 + 0.25y, तो ये हो जाएगा 25 - 5 - 0.25 इंटू नेशनल इनकम कर दो, नेशनल इनकम कितना आ गया 696.15, 696.15, तो ये आ रहा है मेरा 174
0.03, 174 ही ले सकते थे, तो ये आ जाएगा 174 माइनस 20, तो देखो यहाँ पर 154 आ जाएगा आंसर, 0.03। ये मेरा न्यू बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाएगा, ये मेरा न्यू बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलो चलो आगे देखते हैं। हाँ, यू आर गिवन द फॉलोइंग डाटा ऑन एन इकोनॉमी इन मिलियंस। मिलियंस में आपको डेटा दिया हुआ है, और देखो क्या डेटा दिया है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ट्रांसफ़र पेमेंट दी हुई है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, पॉपुलेशन दिया है। बोल रहा है कैलकुलेट जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी निकालने बोल रहा है। मेरे को देख के तो ऐसा लग रहा है, मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि ये ना एक्सपेंडिचर मेथड है। हाँ, ये एक्सपेंडिचर मेथड है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में तो हमको पता है डायरेक्ट जीडीपी एमपी आता है। एक्सपेंडिचर मेथड में तो हमारा डायरेक्ट जीडीपी एमपी ही आता है। तो देखो जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या था अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सॉरी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये हमारा फॉर्मूला होता है जीडीपी एमपी का। तो उठा लेते एक एक करके आइटम। सबसे पहले बोल रहा है देखो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, बेटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का अगर वो नाम बदल के दे दे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वो वैल्यू को समझ नहीं पाओगे। तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही है, इंक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। एक बात बताओ, आप लोग कोई भी सामान खरीदते हो, लेस, कुरकुरे, चिप्स, उसमें क्या लिखा रहता है, मैक्स रिटेल प्राइस रुपीज इंक्लूसिव ऑफ ऑल दी टैक्सेस। तो ऑटोमेटिकली भाई हम लोग कोई भी सामान खरीदो उसमें टैक्स इंक्लूडेड रहता ही है। तो वो कोई हॉट पॉइंट नहीं है, सीधा 110 उठा लो। वो सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि कुछ तो करना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं करना, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं दिया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया है इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। ओहो, यहाँ पर इसने ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड कर दिया है, 70 दिया है, तो हम लोगों को ट्रांसफर पेमेंट इसमें से हटाना पड़ेगा। ये देखो ट्रांसफर पेमेंट नीचे दिया है 20, तो ये 70 में से 20 को माइनस कर देंगे तो 50 ले लेंगे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको ये देखो इन्वेस्टमेंट के नाम से दिया है। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है इन्वेस्टमेंट में, तो आपको इन्वेस्टमेंट के नाम से डायरेक्ट दे दिया है 20, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ले लेते हैं हम, 20 और 50, 20 माइनस 50, तो ये मेरा आ जाएगा 150, तो ये हो जाएगा 160, 180 माइनस 30, 150 आ रहा है जीडीपी एमपी, 150 जीडीपी एमपी आ जाएगा, ठीक है। 160, 170, 180 माइनस 30, हाँ ठीक है। तो ये मेरा जीडीपी एमपी आ गया। अब देखो फिर बोल रहा है नेक्स्ट कैलकुलेट करो ग्रॉस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। अच्छा जीडीपी एमपी, अच्छा जीएनपी एमपी निकालने बोल रहा है, जीएनपी। तो भाई नेशनल जाना है तो प्लस कर देंगे एनएफआईए। एनएफआईए देखो कहाँ है, ये रहा, नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो एनएफआईए के ना अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी इनकम, ट्रांसफर इनकम और क्या बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, ऐसे ऐसे करके सॉरी ट्रांसफर बोल दिया, रिटेन्ड अर्निंग्स से अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें वो कंपोनेंट सारे नहीं दिया, एक ही कंपोनेंट दे दिया, लेकिन ये ना आपका एनएफआईए का ही पार्ट है, 10 एनएफआईए का ही पार्ट है। तो इसमें अगर आप एनएफआईए प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा जीएनपी एमपी 150 प्लस 10, तो 160 आपका जीएनपी एमपी आ गया, ठीक है। थर्ड में आपको बोल रहा है कैलकुलेट करो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी एफसी निकालने बोल रहा है तो माइनस एनआईटी कर देंगे। जीडीपी एफसी निकालने बोल रहा है तो जीडीपी एमपी में माइनस कर देंगे एनआईटी। एनआईटी कहाँ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, सब्सिडी नहीं दी है तो सब्सिडी को 0 मान लेंगे। 30 दिया है, सब्सिडी नहीं दिया है ना, नहीं दिया, तो ये इसमें 30 माइनस कर देंगे तो ये 120 आ गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। और लास्ट आपको बोल रहा है कैलकुलेट करो पर कैपिटल इनकम एट ग्रॉस नेशनल इनकम एट, अच्छा जीएनपीएफसी
ओके, हर बार नया चीज़ निकालने बोल रहा है जीएनपीएफसी से पर कैपिटल इनकम निकाल के दो। तो पहले जीएनपीएफसी निकाल लूँ। जीएनपीएमपी है मेरे पास, उससे मैं जीएनपीएफसी निकाल सकता हूँ। जीएनपीएफसी निकालने के लिए मेरे को इसमें बस क्या करना पड़ेगा, एनआईटी माइनस करना पड़ेगा। तो 160 माइनस एनआईटी 30 है, तो ये आ गया मेरा 130। तो मेरा जीएनपीएफसी आ गया। इससे मेरे को पर कैपिटा इनकम निकालने बोल रहा है। तो पर कैपिटा इनकम क्या आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम आ जाएगी 130 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन आपको दी है क्वेश्चन में 0.5। पॉपुलेशन आपको दी 0.5, पता है ना, पॉपुलेशन से डिवाइड करते तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। सब तो बेसिक चीज़ें, डिवाइडेड बाय 0.5। तो ये आपका आ गया 260 पर कैपिटा इनकम। ये आपका आंसर हो गया 260। क्लियर हुआ? तो इसको आप लोग नोट कर लोगे। ये तो इजी क्वेश्चन था वैसे। सीए स्टूडेंट से मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ, ये सब क्वेश्चन नहीं बनेंगे ना 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 ना। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस फ्रॉम 10,000 टू 14,000। बोल रहा है इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट 10 से 14 हो गई तो करोड़। एज अ रिजल्ट ऑफ नेशनल इनकम राइजेस फ्रॉम 80 टू 90 कंप्यूट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओहो, इजी क्वेश्चन भैया। बोल रहा है के निकाल के दिखाओ। तो हमको पता है के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई बोल रहा है 12,000, डेल्टा आई बोल रहा है 4,000। 12,000 डिवाइडेड बाय 4,000, 0 0 0 का 4 3 12, 3 आ गया आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इजी क्वेश्चन, इजी। ठीक है, ये सब 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। What will be the total credit created by commercial banking system for an initial deposit of 3,000 as a required reserve ratio of 0.05 and 0.8 is also compute credit multiplier। बोल रहा है क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालो। तो आपको पता होगा मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR या फिर RRR, जो भी बोलो, रिक्वायर्ड रिजर्व रिक्वायरमेंट या लीगल रिजर्व रेशियो। तो उसके हिसाब से मैं निकालूँ तो पहले केस में मेरे को बोल रहा है 1 कितना है, 0.05 है, 0.05 है। तो फर्स्ट केस में आ जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाय 0.05। तो फर्स्ट केस में ये 20 आ रहा है, मतलब 20 टाइम्स हम क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, 20 टाइम्स। और दूसरे में 0.08 बोल रहे हैं। इसको मैं निकाल लेता हूँ 1/0.08। आजू बाजू में निकाल रहा हूँ बेटा, कंफ्यूज मत हो ना। अरे 1 डिवाइडेड बाय 0.08, तो ये आ रहा है 12.5। तो ये मेरा दोनों केस में क्या आ गया है, वो आ गया मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर आ गया। बोल रहा है अगर 3,000 रुपये इनिशियल डिपॉजिट था तो क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा। तो हमको पता है क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है, क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इंटू क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो इनिशियल डिपॉजिट 3,000 का है, क्रेडिट मल्टीप्लायर 20 है फर्स्ट केस में, इस केस में 3,000 इंटू 12.5 है सेकेंड केस में 12.5। तो ये मैं कर लेता हूँ 3 2 6, 60,000 आ जाएगा। और ये आ जाएगा मेरा 12.5 इंटू 3,000, तो ये मेरा आ जाएगा 37,500। तो ये दोनों केस में मेरा क्या आ गया, क्रेडिट क्रिएशन आ गया। तो इसको आप लोग साइमल्टेनियसली आजू बाजू में नोट कर लेंगे। अगेन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था आई थिंक। क्वेश्चन के मार्क्स नहीं देखा मैं, मेरे को मार्क्स भी ऐसे लिख लेने चाहिए थे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये तो इजी क्वेश्चन था वैसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूट जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड एफसी निकालना है और एनडीपी एमपी निकालना है यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। भैया ये ऐसे ही क्या करता है, लड्डू फेंक के मारता है जब मेथड बता देता है। बोलो भाई, हम लोगों को पता है कि हम लोग क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कौन सा मेथड है, हमको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता है कौन सा मेथड है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड यहाँ पर फॉलो हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो देखो कैसे होगा, ये कार्यक्रम बैठाते हैं यहाँ पर। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमको पता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये सब हमको ऐड करना पड़ता है। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, अच्छा नहीं, ये देखो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये देखो गवर्नमेंट गुड्स और सर्विस में खर्चा करती है, गुड्स और सर्विस में, उसी को तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन में ना आपको देखने को मिलेगा कि उसके 3 टुकड़े दे दिए हैं, 3 टुकड़े दे दिए हैं कि जो उन्होंने खर्चा किया पब्लिक इन्वेस्टमेंट में, जो उन्होंने खर्चा किया रेजिडेंशियल में और जो बिजनेस में।
आपको आपके टीचर ने ज़रूर बताया होगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के 3 इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, जो आप पब्लिक के लिए, जो आप हाउस होल्ड के लिए यानी कि हाउस होल्ड के लिए, और जो आप अपने बिजनेस के लिए करते हो यानी रेजिडेंशियल, बिजनेस और पब्लिक, 3 हिस्से। तो उसने 3 टुकड़ों में दे दिया और कुछ नहीं है। और फाइनली एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो ये रहा एक्सपोर्ट, अच्छा इम्पोर्ट नहीं दिया, हाँ ये रहा इम्पोर्ट। तो इतने आइटम हम उठा लेंगे, इतने आइटम हम उठा लेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। अच्छा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी, हाँ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आई मिस्ड। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक करना पड़ता है, और यहाँ पर हमको ग्रॉस दिया है तो हम इसको नहीं लेंगे। अच्छा पर ये फिक्स्ड दिया है, सॉरी लेंगे लेंगे लेंगे, फिक्स्ड दिया है, माई फॉल्ट, लेंगे। चलो देख लो, तो ये ऐसे हो जाएगा 2900 प्लस ये 2900 प्लस ये जाएगा 1100 प्लस 500 प्लस 450, और ये हो गया, ये हो गया, प्लस आपका 410। मैं लाइन से ही प्लस कर रहा हूँ जैसा आपको करना है। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो ये -100 आ जाएगा, ये देखो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट -100 आ जाएगा, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 170। तो इसको मैं कर लेता हूँ ऐड, 2900 प्लस 1100 प्लस 500 प्लस 450 प्लस 410 -100 प्लस 170। तो ये मेरा आ रहा है 5430। ये क्या आ गया मेरा ये मेरा जीडीपी एमपी आ गया, ये मेरा जीडीपी एमपी आ गया है, जीडीपी एमपी आ गया। अब देखो जीडीपी एमपी तो नहीं पूछा मेरे से, उसने जीएनपी एफसी पूछा है। तो जीएनपी एफसी तो मेरे को नेशनल जाना है, तो एनएफआईए प्लस करना पड़ेगा, एनआईटी माइनस कर दूंगा। इसमें एनएफआईए प्लस कर दूंगा और एनआईटी माइनस कर दूंगा। तो देखो एनएफआईए कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड -30 है, तो यहाँ मैं प्लस में -30 लिख देता हूँ, तो अल्टीमेटली ये -30 होगा। और एनआईटी कितना है, सब्सिडी दी है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है मेरे को। अच्छा तो सब्सिडी उठा लूँगा, तो 0 -80 यानी कि एनआईटी भी -80 आ जाएगा। और -80 पर ये ऑलरेडी माइनस ही होने वाला है, तो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा +80 -30। तो ये आ रहा है मेरा 5480 जीएनपीएफसी 5480 आ रहा है। आप लोग एनडीपीएमपी निकाल लेंगे, एनडीपीएमपी तो आप निकाल लेंगे, डेप्रीसिएशन माइनस करना है, एनएफआईए माइनस करना है और एनआईटी प्लस कर देना है, तो आपका एनडीपीएमपी आ जाएगा, है ना। क्लियर हुआ, तो इजी क्वेश्चन था। 12th क्वेश्चन देखेंगे, 12th क्वेश्चन में बोल रहा है M1 निकालो, M1 निकालो। तो M1 में क्या क्या आता है, करेंसी एंड कॉइन्स विद जनरल पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये तीनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये तीनों ऐड कर दो, आपका M1 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लड्डू फेंक दिया, ओहो, कैलकुलेट द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो हमको पता है एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, S/Y। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, C/Y। ठीक है, मेरे को क्या क्या दिया है, C और Y दिया है, तो एपीसी निकाल लेता हूँ, एपीसी निकाल लेता हूँ। कितना आ जाएगा एपीसी, 3000 और 4000, 3000 4000, 3/4, तो 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरा एपीसी आ गया 0.75। तो एपीएस क्या आ जाएगा, 1 माइनस एपीसी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.75, तो ये आ जाएगा 0.25। लड्डू क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी द बिजनेस सेक्टर प्रोड्यूस 7500 यूनिट्स एट एन एवरेज ऑफ 7 रुपये। बोल रहा है प्रोडक्शन कितने का हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है 7500 यूनिट्स का, और 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है। ये क्वेश्चन तो मैं यहीं बता दूंगा, ठीक है। 7500 यूनिट हो रहा है प्रोड्यूस और 7 रुपये के। तो बोल रहा है मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले 2 सेक्टर मॉडल में कौन कौन आदमी जाके बैठते हैं। 2 सेक्टर में सिंपल, एक फर्म होती है, एक हाउस होल्ड होता है, एक फर्म होती है, एक हाउस होल्ड होता है। तो बोल रहा है प्रोडक्शन यानी आउटपुट कितना हुआ, 7500 और 7 रुपये के हिसाब से, तो 7500 इंटू 7, तो ये मेरा 50 to 500 का क्या आया, आउटपुट आ गया। सेकंड बोल रहा है व्हाट इज़ द मनी इनकम ऑफ हाउस होल्ड। तो एक बात बताओ, ये जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं वो हम फैक्टर सर्विसेज के थ्रू करते हैं, फैक्टर सर्विसेज हम हाउस होल्ड से लेते हैं। तो जितने का प्रोडक्शन हुआ है उतनी ही फैक्टर सर्विसेज हम हाउस होल्ड को पे किए होंगे। तो इसका आंसर भी 50 to 500 ही आएगा, क्योंकि इतनी पेमेंट हमने उनको की होगी फैक्टर सर्विसेज के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट बोल रहा है द हाउस होल्ड स्पेंड 75% ऑफ देयर इनकम, बोल रहा है अपने इनकम का, ये उनकी इनकम आ गई थी 50 to 500, इसका 75% अगर उन लोग खर्चा कर दे रहे हैं, व्हाट इज द टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, तो टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कितना आएगा, तो 50 to 500 का 75% निकाल लेते हैं, 75%, तो ये आ जाएगा 39,375, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है देखो, पर यहाँ पर हाउस होल्ड एक घपला कर दी है, वो आगे बताता हूँ। व्हाट इज द टोटल मनी रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द बिजनेस सेक्टर, अब एक बात बताओ, ये जो हाउस होल्ड खर्चा की है, ये जो हाउस होल्ड खर्चा की है, वही तो बिजनेस वालों की इनकम होगी ना, वही तो बिजनेस वालों की इनकम होगी, जो हाउस होल्ड खर्चा की है कंजम्पशन के लिए, वही तो बिजनेस की इनकम होगी, तो इसका आंसर सेम आ जाएगा। व्हाट शुड हैपन टू द लेवल ऑफ आउटपुट, बोल रहा है आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हाउस होल्ड कमाई 50 to 500 थी, खर्चा 39,375 की है, 50 to 500 कमाई 39, तो उसने ना 13,125 रुपये का लीकेज कर दिया, 13,125 रुपये का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से लीकेज कर दिया। अब इस लीकेज का परिणाम भुगतना पड़ेगा पूरी इकोनॉमी को, कैसे, अब हाउस होल्ड की तरफ से पूरा पैसा वापस नहीं गया फर्म के पास, तो अब फर्म के पास जितना पैसा आया है, तो सबसे पहली बात फर्म ने प्रोडक्शन कितने की थी ये बताओ, फर्म ने प्रोडक्शन की थी 50 to 500 की, हाउस होल्ड ने डिमांड कितने रुपए की 39,375, उन्होंने गुड्स सिर्फ 39,375 का मांगा, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 13,125 रुपये का गुड्स अभी भी फर्म के पास एज अ स्टॉक पड़ा हुआ होगा, एज अ स्टॉक पड़ा हुआ होगा, मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ उतना सेल्स नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर अनडिजायर्ड स्टॉक की सिचुएशन हुई, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अब उनके पास पूरा पैसा नहीं आया है, उनके पास सिर्फ इतना पैसा आया है, तो अब प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, और क्योंकि प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी तो भाई हाउस होल्ड वालों को फैक्टर पेमेंट भी कम मिलेगी, तो सब चीज़ें कम हो जाएगी, एक तो अनडिजायर्ड स्टॉक हो जाएगा, दूसरी बात यहाँ पर प्रोडक्शन कम हो जाएगी क्योंकि पैसा कम आया है फर्म के पास, और तीसरा अब हाउस होल्ड की भी इनकम कम हो जाएगी क्योंकि फर्म के पास खुद ही पैसा कम है, तो हाउस होल्ड को भी तो कम ही पैसा मिलेगा ना, तो ये सब इम्पैक्ट होगा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन ICA के द्वारा। 15th क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन बोल रहे हैं द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस शुगर एंड राइस इन 2 कंट्रीज, बोल रहा है 2 कंट्रीज X और Y, बोल रहा है ये जो टेबल आपको दिख रहा है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ लेबर आवर्स, नंबर ऑफ लेबर आवर्स मतलब एक लेबर जो होता है उसको कितना घंटा लगता है प्रोडक्शन में, वो शो कर रहा है। तो देखो यहाँ पर समझना, 1 यूनिट ऑफ शुगर बनाने के लिए 2 घंटा लगता है कंट्री X में, और 1 यूनिट ऑफ राइस बनाने के लिए 4 घंटा लगता है, वैसे कंट्री Y में 5 घंटा और 2 घंटा। तो आई वॉन्ट टू नो क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे, क्वेश्चन हमसे चाहता है कंप्यूट करो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इन बोथ द कंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ कमोडिटी। दूसरा बोल रहा है विच कंट्री हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज, अच्छा ये तो पहले वाले से रिलेटेड है, तो बोल रहा है पहले प्रोडक्टिविटी निकालो, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्टिविटी कैसे निकलेगी, प्रोडक्टिविटी निकलेगी प्रोडक्शन पर आवर के हिसाब से, प्रोडक्शन पर आवर के हिसाब से। प्रोडक्शन पर आवर कैसे निकलेगा, देखो 1 यूनिट कंज्यूम, 1 यूनिट बन रहा है 2 घंटे में, 1 यूनिट बन रहा है 2 घंटे में, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, वैसी 1 यूनिट बन रहा है 4 घंटे में, तो 1 डिवाइडेड बाय 4, वैसी 1 यूनिट बन रहा है 5 घंटे में, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 और 1 डिवाइडेड बाय 2.5, तो इससे मेरे को प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी, बोलो हाँ, पर आवर रेट मिल जाएगा, पर आवर से हमको पता चलता है कि प्रोडक्टिविटी कितनी है, तो इसकी आ रही है 0.5, इसकी आ रही 1 डिवाइडेड बाय 4 तो 0.25 ही होता है, 1 डिवाइडेड बाय 5 0.2, और ये आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 0.25, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये आ रहा है 0.4। तो देखो प्रोडक्टिविटी मेरे को मिल चुकी है, प्रोडक्टिविटी मैंने निकाल दी है, ठीक है, दोनों कंट्री की, शुगर की भी और राइस की भी। आगे मेरे को क्या बोल रहा है, ये देखो मैंने शुगर और राइस दोनों की निकाली है, यहाँ मैं लिख देता हूँ शुगर और यहाँ पर लिख देता हूँ राइस। अब देखो क्या बोल रहा है, विच कंट्री हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर, बोल रहा है अब कौन सी कंट्री अगर शुगर का प्रोडक्शन करेगी तो उनको ज़्यादा एडवांटेज है। तो देखो यहाँ पर ना प्रोडक्टिविटी शुगर में ज़्यादा है, तो इसका मतलब अगर X शुगर का प्रोडक्शन करेगी, X अगर शुगर का प्रोडक्शन करेगी तो उसको एडवांटेज है। बोल रहा है राइस के केस में कौन किसको एडवांटेज है, राइस के केस में Y को एडवांटेज है, राइस के केस में Y को एडवांटेज है, सिंपल, यही था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GNP MP निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखो GNP MP निकालने बोल रहा है, वैल्यू एडेड मेथड, लड्डू खिला दिया फिर से क्वेश्चन ने। देखो 16 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने बोल रहा है। तो देखना यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट इन सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्शरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर। ओ हो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल के दे दिया है। अरे लड्डू, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तो कुछ है ही नहीं भाई, ये तो कुछ है ही नहीं। हमको पता है वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो तीनों सेक्टर का निकाल लेता हूँ, प्राइमरी का निकाल लेता हूँ, सेकेंडरी का निकाल लेता हूँ और टर्शरी का निकाल लेता हूँ। ठीक है, तीनों का निकाल लेता हूँ। तो देखो प्राइमरी का कितना आ रहा है, 800 है, 1000 है और 3000 है। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन देख लेते हैं तीनों का। प्राइमरी का है 800, सेकेंडरी का सॉरी प्राइमरी का है 300, 400 और 900। तो इसको निकाल लेता हूँ मैं, ये आ जाएगा 500, यह आ जाएगा 600 और इसमें यह आ जाएगा 2100। तीनों का वैल्यू एडेड प्लस कर दूंगा तो जीडीपी एमपी आ जाएगा। 2100 प्लस 600 2700 होता है, प्लस 500 कर दूंगा, 3200 रुपये आ रहा है मेरा जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी मेरा आ रहा है कितना, 3200 रुपये। तो इजी क्वेश्चन है यार, पर क्या बोला है, जीएनपी एमपी निकालने बोला है, जीएनपी एमपी निकालने बोला है। तो देखो जीएनपी एमपी निकालना है तो प्लस एनएफआईए करना पड़ेगा और प्लस एनएफआईए करना पड़ेगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -100 दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -100 दिया है। तो प्लस एनएफआईए प्लस कर देता हूँ -100, तो ये मेरा आ जाएगा 3100। 3100 आ गया मेरा क्या, जीएनपी एमपी, जीएनपी एमपी। क्लियर हुआ, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू, एमपीसी और एमपीएस निकालना है। फॉर्मूला एमपीसी एमपीएस का हमको पता है। एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो देखो देखो कंजम्पशन दिया है, इनकम दिया है, चेंज इन इनकम कितना है मेरे को ये बताओ, चेंज इन इनकम कितना है 4000, चेंज इन कंजम्पशन कितना है मेरे को ये बताओ 3000। ठीक है, तो ये मैं निकाल लेता हूँ 3000 अपॉन 4000 एमपीसी आ जाएगा, सॉरी 4000 अपॉन 3000 ना, नहीं 3000 अपॉन 4000, क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये मेरा आ जाएगा 0.75। और मेरे को पता है एमपीएस का दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस एमपीसी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.75 और ये आ जाएगा 0.25। क्लियर हुआ। ये थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं, ये वाले क्वेश्चन तो इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सपोज इन एन इकोनॉमी कंजम्पशन फंक्शन दिया है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, टैक्स, ट्रांसफरमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इक्विलिब्रियम लेवल, नेशनल इनकम, कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल और नेट एक्सपोर्ट एट इक्विलिब्रियम लेवल। अरे ये तो सेम क्वेश्चन है, देखो ये तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो हम लोग ऊपर करके आए हैं वाईडी वाला। तो इसको आप लोग ट्राई करेंगे, मैं इसको आपको आंसर बता देता हूँ, मैंने आंसर निकाल के रखा है। 18th क्वेश्चन का आंसर, हाँ 18 क्वेश्चन का आंसर मैंने निकाल के रखा है, आपको मैं बता देता हूँ तीनों भी पॉइंट में आंसर क्या क्या आया है। तो फर्स्ट वाले का आंसर आया है 800 रुपये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, दूसरे का है 645 और तीसरे का मैंने नहीं निकाला था, आधे में छोड़ दिया था। ऐसे कैसे, मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। भाई वाई, तो 0.1 इंटू वाई कितना है, वाई नेशनल इनकम 800 आया था, 880 है, तो 35 माइनस 15 माइनस 80, तो थर्ड का आंसर -60 आ जाएगा, -60 आ जाएगा। तो ये तीनों आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से कमेंट सेक्शन में, मैं इसकी ना फोटो खींच के भेज दूंगा। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन तो मैंने पूरा किया है, इसको मैं आपको फोटो भले खींच के भेज दूंगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन था इसलिए नहीं कराया बेटा, क्या है तुम लोग का टाइम भी बहुत क्रूशियल एग्जाम है ना, जून में हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम, अगर कोरोना वायरस नहीं गया तो जून में तो नहीं होगा, खैर मेरे को नहीं लगता, पर फिर भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ ये बच्चों को। आरबीआई ने पब्लिश किया फॉलोइंग डाटा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट M4 निकालना है। M4 का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बता दिया था,
M4 का फॉर्मूला आपको ऊपर बता दिया था। तो क्या क्या लेना है, पहले M1 निकालना पड़ेगा, फिर M1 से M3 निकालना पड़ेगा, फिर M4 निकले। तो M1 में क्या क्या आता है, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद RBI। ये मेरा M1 निकल गया। इसमें मैं अगर नेट टाइम डिपॉजिट ऐड कर दूँ तो ये मेरा M3 निकल जाएगा, ये मेरा M3 निकल जाएगा। और इसके बाद अगर मैं इसमें पोस्ट ऑफिस की सारी डिपॉजिट ऐड कर दूँ, अच्छा ये नहीं कर सकता क्योंकि ये NSC है, ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसको एक्सक्लूड करना पड़ता है। तो आप इतने डेटा को ऐड कर दो, इतने डेटा को आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतने डेटा को आप ऐड कर दो। इसका आंसर मैं निकाल के रखोगे, हाँ इसका आंसर भी है 573,709.5। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना नोट डाउन, ये आप लोग कर लेना नोट डाउन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द टेबल बिलो शो द आउटपुट ऑफ व्हीट एंड राइस बाय यूजिंग 1 आवर ऑफ लेबर। बोल रहा है 1 घंटे के लेबर में जो व्हीट और राइस का प्रोडक्शन है कंट्री ए कंट्री बी में, वो आपको दिया हुआ है। पूछ रहा है व्हाट कंट्री हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन इन व्हीट एंड राइस। देखो तो यहाँ पर ना आपको बेसिकली 1 घंटे का निकाल के दिया है, तो प्रोडक्टिविटी निकाल के दिया है, बस पूछ रहा है एब्सोल्यूट एडवांटेज बताओ कि व्हीट में किसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है और राइस में किसको है। तो व्हीट में तो इसको है दिख रहा है और राइस में इसको है। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में, इसीलिए ऐसे चिल्ली पिल्ली क्वेश्चन कभी कभार गलती से ऐसे पूछ लेता है। कंजम्पशन फंक्शन आपको दिया है C = 300 + 0.75 y। बोल रहा है इन्वेस्टमेंट अगर 800 है और नेट एक्सपोर्ट 100 है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट निकाल के दिखाओ। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, तो हमको पता है इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला होता है AS = AD। AS होता है y, AD होता है C + I + G + X - M। तो मेरे को C दिया है 300 + 0.75 y प्लस गवर्नमेंट का मेरे को नहीं दिया है, इन्वेस्टमेंट मेरे को दिया है 800, गवर्नमेंट का मेरे को डेटा नहीं दिया है तो इसको 0 ले लेता हूँ। और मेरे को नेट एक्सपोर्ट नहीं नेट इंपोर्ट दे दिया है, तो इसको मैं माइनस में ले लूँगा, बस और कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं माइनस में ले लूँगा, -100, और इधर y है तो ये आ जाएगा मेरा। चलो इधर थोड़ा हौच पौच हो रहा है, इधर लिख लेता हूँ। तो ये मेरा आ जाएगा y = 300 + 800, यानी 800 + 300 - 100। तो ये मेरा 1000 आ जाएगा प्लस 0.75 y, 0.75 y। इसको मैं इधर ले जाके माइनस कर देता हूँ, तो 0.25 y = 1000 आ गया। तो y = हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 0.25। तो ये मेरा आ रहा है 4000 रुपये, y आ जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। y = 4000 आ गया, इजी क्वेश्चन। बोलो भी आप तो इतने टफ क्वेश्चन ऊपर करके आए हैं कि क्या ही बोलूँ। 22वां क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। हो, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालने बोल रहा है। ठीक है, और डेटा क्या क्या दिया देख लो। डेटा दिया है NDPFC, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड डेप्रिसिएशन, करेंट ट्रांसफर, नेट करेंट ट्रांसफर, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको इसमें लिखाना चाहूँगा, इसमें ये आप लिख लेना। जिन बच्चों को नहीं पता होगा, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आपका होता है GNP MP में, अब बस प्लस कर लेते हो नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 22 में फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको क्वेश्चन नंबर 22 में यही फॉर्मूले का उपयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 22 में यही फॉर्मूले का आपको उपयोग करना है। तो GNP MP में किससे निकाल सकता हूँ, NDPFC दिया है उसका यूज़ करता हूँ। देखो मेरे को GNP MP चाहिए है और मेरे को NDPFC दिया है, ध्यान से देखना। तो नेट से ग्रॉस जाना है प्लस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है प्लस NFIA, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है प्लस NIT, सब प्लस 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 हो जाएगा। तो NDPFC है मेरे पास 6000, NDPFC है 6000 प्लस डेप्रीसिएशन कितना है 4400 प्लस NFIA कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, टू एब्रॉड है यहाँ पर, और बस टू एब्रॉड दिया है तो -300 हो जाएगा, 0 - 300। और NIT कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी दी है, तो ये दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ, 100 आ जाएगा NIT, 100 आ जाएगा NIT। तो NIT यहाँ कर देता हूँ मैं प्लस 100। तो ये हो जाएगा 6500 में माइनस कर दो 300, आपका 6200 रुपये आ रहा है GNP MP। अब देखो
अब नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उठा लो, यहाँ से 500 रुपये, 500 रुपये और इसमें ऐड कर दो, धड़ 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 धड़। हाँ देखो देखो देखो, ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक इनकम मेरा आ जाएगा GNP MP प्लस नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। ठीक है, तो ये मेरा 6200 प्लस मैं कर देता हूँ 500, तो 6700 रुपये मेरा आ जाएगा ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर हुआ? तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। जैसे जैसे हम लोग पास आते जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बच्चे और एक्साइटेड होते जा रहे हैं। हाँ हाँ, हमारी पूरी प्रिपरेशन हो गई है। अब देखो, एन इंक्रीज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय 600 करोड़ रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ नेशनल इनकम बाय 2400। तो आप MPC और MPS निकालना है, ये आप लोग निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए डाला हूँ। अब वैसे सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, अब सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले, बस एक क्वेश्चन नया आएगा जो मेरे अटेम्प्ट में आया था, बाकी सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। कैलकुलेट करने बोल रहा है नैरो मनी। नैरो मनी कौन सा होता है बताओ? नैरो मनी M1 होता है। देखो M1 की 10 नाम है, तो क्या क्या ले लेंगे? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट विद RBI। तो ये तीनों का ऐड कर दोगे तो आपका M1 आ जाएगा। M1 का ही नाम है नैरो मनी। 25वां क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द हाई पावर्ड मनी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये एक नया क्वेश्चन है, बोल रहा है हाई पावर्ड मनी निकालो। तो हाई पावर्ड मनी अगर आपके टीचर्स ने बताया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया तो हाई पावर्ड मनी मतलब होता है वो मनी जो RBI के द्वारा प्रॉपरली बैक्ड रहती है। मतलब RBI बोलता है इस मनी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, RBI उसके लिए प्रॉपर बैकिंग देती है, तो वो हाई पावर्ड मनी होता है। तो इसमें देखो, इसमें RBI के पास जितना भी पैसा हो बेसिकली वही हमको इंक्लूड करना है। तो देखो, नेट RBI क्रेडिट टू गवर्नमेंट ऐड हो जाएगा, RBI क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर ऐड हो जाएगा, RBI नेट मॉनेटरी लायबिलिटीज, लायबिलिटी RBI की माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा। RBI क्लेम ऑन बैंक प्लस हो जाएगा, RBI जो बैंक से क्लेम लेगा। RBI नेट फॉरेन एसेट, RBI के फॉरेन के कुछ एसेट्स वो भी ऐड हो जाएंगे। और गवर्नमेंट्स करेंसी लायबिलिटी टू पब्लिक, इसका मतलब है गवर्नमेंट जो करेंसी इशू करके रखी जनरल पब्लिक को, वो भी तो RBI नोट इशू करती है, तो वो भी RBI का ही है। तो ये भी हमको ऐड ही करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बेटा ये नोट की बात कर रहा है, करेंसी की बात कर रहा है, तो इसको आप लोग सबको ऐड करोगे, बस ये एक लायबिलिटी जो है वो माइनस हो जाएगा। आपको पता है सेम क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट में आया था, सेम क्वेश्चन और नीचे है भी। मेरे अटेम्प्ट के क्वेश्चन ऑफ कोर्स लास्ट में, क्योंकि मैंने अभी नवंबर में अटेम्प्ट दिया है, तो मेरे अटेम्प्ट के क्वेश्चंस मैंने लास्ट में डाले हैं। तो ये आप लोग कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जरूर से कर लेना। ये एक नया क्वेश्चन है। द नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया इज 56 पर डॉलर, प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडिया इज 116 एंड प्राइस इंडेक्स इन USA 112। रियल एक्सचेंज निकालने बोल रहा है। तो देखो, फॉर्मूला होता है नॉमिनल रेट एक्सचेंज रेट अपॉन रियल एक्सचेंज रेट। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप नोट डाउन कर लेना, इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट अपॉन रियल एक्सचेंज रेट। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता सकता था वैसे, एक मिनट, नहीं चलो ठीक है। और ये होता है फॉरेन प्राइस इंडेक्स अपॉन इंडियन प्राइस इंडेक्स, इंडियन प्राइस इंडेक्स। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो हमको नॉमिनल दे दिया, हमको रियल निकालने बोला है। नॉमिनल है मेरा 56 अपॉन रियल इज इक्वल टू फॉरेन का प्राइस इंडेक्स मेरे को दिया है, प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडिया 116, फॉरेन का 112, इंडिया का 116। तो रियल निकाल लूँगा, रियल आ जाएगा 116 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 112, 116 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 112। तो ये मेरा आ जाएगा 58, ये मेरा आ जाएगा 58। तो मेरा रियल जो आया, रियल रेट आया, रियल एक्सचेंज रेट आया वो 58 आ गया। ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता नोट करना, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था ऑफ कोर्स बाकी क्वेश्चन से, ठीक है। इसलिए मैं बोला था 30 क्वेश्चन तक मुझे कराना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं भी बम फोड़ता है। देखो नेक्स्ट बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सिडी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यही क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट में आया था। बोल रहा है सब्सिडी निकाल के दिखाओ। तो देखो GDP एट MP, GDP एट FC दिया है, तो मेरे को पता है MP और FC के बीच का डिफरेंस NIT होता है, MP और FC के बीच का डिफरेंस NIT होता है। तो मैं ये दोनों को माइनस कर लेता हूँ, मेरे को NIT मिल जाएगा 779 567 माइनस 360815। तो मेरा NIT आ गया 4,18,752। अब एक बात बोलो, NIT का फॉर्मूला क्या होता है? NIT का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। NIT मेरा आया 4,18,752
इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स 454 367 है माइनस सब्सिडी, तो सब्सिडी आ जाएगा, सब्सिडी मेरा आ जाएगा माइनस 454 367, तो सब्सिडी मेरा आ रहा है 35615, ये मेरा सब्सिडी आ गया। इजी क्वेश्चन था ये मेरे अटेम्प्ट के क्वेश्चन है, पुरानी यादें ताज़ा हुई। देखो ये वही क्वेश्चन आ गया कि आरबीआई हाई पावर्ड मनी निकालो, रिजर्व मनी निकालो, कैलकुलेट रिजर्व मनी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो देखो क्या क्या ऐड हो जाएगा, नेट आरबीआई क्रेडिट टू गवर्नमेंट ऐड हो जाएगा, आरबीआई के क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक ऐड हो जाएगा, आरबीआई क्लेम ऑन बैंक ऐड हो जाएगा, गवर्नमेंट करेंसी लायबिलिटी टू पब्लिक ऐड हो जाएगा, आरबीआई नेट फॉरेन एसेट ऐड हो जाएगा, आरबीआई नेट मॉनेटरी लायबिलिटी माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस होगा, प्लस 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 प्लस, लायबिलिटी बस आपको कर देना है माइनस, तो हाई पावर्ड मनी आ जाएगा जो कि इसमें रिजर्व मनी के नाम से था। ठीक है, पब्लिश्ड बाय आरबीआई बोला है तो आप समझ जाओगे कि ये हाई पावर्ड मनी की बात कर रहे हैं। 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 29 क्वेश्चन तो इजी है। देखो एनएनपीएफसी निकालने बोल रहा है और नेशनल इनकम निकालने बोल रहा है, और मेरे को दिख रहा है इनकम मेथड है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इनकम मेथड में हम क्या क्या ऐड करते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस 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 रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिस इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आप इतने आइटम ऐड कर दोगे ना तो आपको मिल जाएगा एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। इसके आगे आप होशियार बच्चे आप एनएनपीएफसी और नेशनल इनकम ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे एनएनपीएफसी नेशनल इनकम सेम थिंग होती है, मतलब आपको सीधा सीधा सिर्फ एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम निकालना है, तो आप इसको प्लस एनएफआईए कर दो, प्लस एनएफआईए कर दो तो आपका एनएनपीएफसी आ जाएगा, आपका एनएनपीएफसी आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फाइनली, इतने देर के सब्र का बांध आपका टूटा होगा और आपको लास्ट क्वेश्चन करना है। क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालने बोल रहा है, अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 10% और 12.5% है और अगर इनिशियल डिपॉजिट 1000 है तो आपको बोल रहा है बैंकिंग सिस्टम में कितना क्रेडिट क्रिएट किया ये निकालो। ये सेम क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में अभी ऊपर किया है जिसमें 0.05 और 0.08 था, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे, आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन। तो इस वीडियो की सीरीज में हमने टोटल जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आईसीआई आज तक आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिया है वो सारे के सारे हमने सॉल्व कर दिए, सारे हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइज, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए इतना काफ़ी होगा कि आप लोग अब स्कोर कर सकते हो। 12 से 15 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर लोगे इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ठोकना, अपने दोस्तों से इसको शेयर करो, आप चाहते हो उनका भला हो, क्योंकि अगर उन लोग आपको दुआ देंगे तो ऑफकोर्स आपका लक यहाँ पर काम करेगा एग्जाम में। तो इसलिए इसको अपने दोस्तों का शेयर जरूर करना। और इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आपको और कोई हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं उसके लिए आपकी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए